एक घर के कोने में क्या होता है ना आपका कि अगरबत्ती जल रहा होता है, दूसरे घर के कोने में अगरबत्ती नहीं जल रहा होता है, लेकिन इसकी सुगंध जो है, इसका जो सुगंध है दूसरे कोने में पहुंच जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, एक चैप्टर बात करें तो क्लास 11th का चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले वो सारे के सारे कीवर्ड्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन सारे कीवर्ड्स को आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। अबाउट आपका 60 के लगभग में आपका कीवर्ड्स है, इन सारे चीज़ों को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। सो अगर आपका इसमें से कोई भी एक आपका कीवर्ड्स फंसा हुआ है तो आज का क्लासेस आपके लिए है। रिवीजन करने के मकसद से भी आपका क्लासेस हो सकता है और दूसरी चीज़ तरीके से कुछ नया सीखने, कुछ अलग करने की हिसाब से भी एक आपका अलग हो सकता, आपके लिए हो सकता है। सो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पहला हमारे पास जो कीवर्ड्स है, हमारे पास ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स के बारे में आप समझने और समझाने की बात करें तो ऑर्गन जिस तरह से हमारे बॉडी में होता है और ऑर्गन्स का काम अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है, ठीक उसी तरीके से सेल में हमारे पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं जो अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी कि उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। जैसा कि बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेल्स है, गोल्गी बॉडी ऑर्गेनेल्स है, आपका प्लास्टिड्स ऑर्गेनेल्स है। ये सारे के सारे चीज़ें सेल के फंक्शनिंग को परफॉर्म करने में आपके ईजियर वे प्रोवाइड करते हैं, एक मददगार साबित होते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास बात करते हैं, हमारे पास स्लाइम लेयर और आपके पास कैप्सूल, दो वर्ड्स अब यहाँ पर आए हैं। तो भाई मेरे बैक्टीरियल सेल्स के बाहर एक आपका एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ही होता है सेल के बाहर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर आपका एक लेयर होता है, फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं या तो आप स्लाइम लेयर बोलते हैं या फिर कैप्सूल, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, गौर फरमाइएगा। स्लाइम लेयर क्या होता है सर, आपका इजिली आपका अटैच्ड होता है, यानी कि ये इसका जो अटैचमेंट होता है वो इतना ज़्यादा टाइटली नहीं होता है जितना कि आपका कैप्सूल होता है। कैप्सूल बहुत ज़्यादा टाइटली होता है और स्लाइम लेयर जो होता है आपका इजीली आपका होता है, उसको आपको आसानी से रिमूव किया जा सकता है, उसको आपको वहाँ से वॉश ऑफ किया जा सकता है इजीली। किसको? स्लाइम लेयर को। लेकिन हम लोग कैप्सूल को नहीं हटा पाएंगे क्योंकि कैप्सूल का एक डिफिनिट बाउंड्रीज होता है और दूसरी चीज़ के पास बात करते हैं तो इसका एक आपका डिफिनिट शेप हो जाता है और ये टाइटली पैक्ड होता है बैक्टीरियम सेल के वॉल्स के साथ। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया का टाइप्स है, अगर कोई बैक्टीरिया ग्राम को स्टेन कर लेता है तो उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, अगर कोई ग्राम को आपका स्टेन नहीं करता है तो उसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा इस सेल चैप्टर में, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम, यानी कि वो अगर स्टेन कर लेता है ग्राम को तो उसको ग्राम पॉजिटिव और स्टेन नहीं करता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इतना चीज़ें क्लियर है भाई मेरे? चलिए आगे की तरफ बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सेल वॉल क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेल वॉल आपका किसी भी प्लांट की बात कर ले या फिर बैक्टीरियल सेल्स के हमारे पास बाहर वाला जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेल वॉल। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन में इंटर करने वाले कोई भी चीज़ों को प्रिवेंट करता है, सारी चीज़ों को आने नहीं देता है, उसके बाद जो भी चीज़ें आते हैं वो चीज़ आपका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए जाता है। यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग होता है आपके प्लांट सेल में, या फिर बात कर लेते हैं हमारे पास किस में, आपका बैक्टीरियल सेल्स में, राइट। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। दूसरी चीज़ मेसोसोम्स क्या है सरकार? ये मेसोसोम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान भाषा में समझ आएगा कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में इन्वेजिनेशन होता है। इन्वेजिनेशन कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारे पास सेल है और ये हमारे पास बाहर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मेसोसोम्स। इसको क्या बोलते हैं? मेसोसोम्स। ये आपका सरकार बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका डीएनए का सिंथेसिस करने में मदद करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन में आपका मदद करता है, यही आपका मेसोसोम्स बैक्टीरियल सेल्स में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब सरकार यहाँ पे जो 3 टर्म्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पास, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला, ये तीनों का तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये तीनों एक साथ आएंगे। अब इसमें क्या होता है सर, समझने उसकी बात करें तो वेसिकल जो होता है आपका स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर होता है, आपको ओवल देखने को मिलता है, सर्कुलर देखने को मिल जाता है। इसमें आपके कुछ एंजाइम्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं और आपके पास क्या होते हैं, आपका कुछ फ्लूइड्स होते हैं,
ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। ये स्पेसेस है, समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वेसिकल्स। वही चीज आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स होता है स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है, ये आपको देखने को मिल जाता है। रेनल ट्यूब्यूल्स का याद आ रहा होगा, हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास देखने को मिल जाता है कि किडनी में एक रेनल ट्यूब्यूल्स होता है, राइट। जब हम लोग उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, नेफ्रॉन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे रेनल ट्यूब्यूल्स, यानी कि इसमें इसका जो काम होता है इन्वॉल्व हो जाते हैं। बात कर लेते हैं तो सेक्रेशन में इन्वॉल्व होता है, और दूसरी चीज बात कर लेते हैं इसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होता है, आपका रीएब्जॉर्प्शन में देखने को मिल जाता है। अलग अलग स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। लैमेला की बात कर लेते हैं तो लैमेला आपका प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट तो आप देखें ना भाई, प्लेट आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। कहां पे देखने को मिल जाता है भाई, थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड जो होता है, थाइलाक्वाइड जब एक दूसरे से जुड़ा होता है तो थाइलाक्वाइड के लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैना बोलते हैं। थाइलाक्वाइड के पूरा का पूरा एक साथ आपका अटैचमेंट होता है। तो आप नोटिस कीजिएगा इसके बीच में हमारे पास लिंकिंग करने का, दोनों को जोड़ने का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वहां पे आपका लैमेला होता है। यानी कि लैमेला जो होता है आपका प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, दैट इज प्रेजेंट, दैट लिंक्स बिटवीन द आपका थाइलाक्वाइड्स ऑफ द ग्रैनम। ग्रैनम आपको क्या होता है, ग्रैनम की बात करते हैं, यहाँ पे आएगा हमारे पास, वहां पे डिस्कस करेंगे थाइलाक्वाइड और ग्रैनम क्या है। तो लाइन ये आपकी बात अगर बात करते हैं लैमेला की, तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। दूसरी चीज, एक पॉइंट नोट करने की बात है दोस्त, आज स्पीड हो सकता है, वीडियोस में स्पीड हो सकता है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं हो सकती जो नहीं समझ में। जो नहीं समझ में आप कमेंट करके जरूर लिखेंगे। दूसरी चीज, इसकी स्पीड को आप कम कर सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, राइट। यानी कि 3 तरह के स्पेसेस है, राइट। यहाँ पे देखने को मिला फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी बैक्टीरिया का पार्ट है। यानी कि हमारे पास अगर किसी भी सेल की बात कर लेते हैं तो ये जो आपका फिलामेंट होता है सर, फिलामेंट आपका क्या होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी चीज, ये बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। आप यूं समझने की कोशिश करें, तीनों को समझाने की कोशिश करो तो ये सपोज कीजिए हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरिया, तो इसमें से हमारे पास निकला रहता है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, इसमें से हमारे पास बहुत सारा स्ट्रक्चर्स निकला रहता है। इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमारे पास है बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी जो कि रिंग टाइप का या फिर रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ये आपका बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी से आपका ओरिजिनेट निकलता है हमारे पास क्या, हुक, ये वाला हुक है, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास है फिलामेंट है। यानी फिलामेंट आपका क्या होता है, आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और आपका सबसे बाहर निकलता है। इसी आपके बेसल बॉडी से आपके सारे चीज निकलते हैं, हुक निकलते हैं, और हुक के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हमारे पास, आपका फिलामेंट बोलते हैं। दूसरी चीज नोट करने की बात है कि आपका जो हुक है, आपका बेसल बॉडी को और आपके क्या बोलते हैं फिलामेंट को, दोनों को जोड़ने वाला लाइन, दोनों का जोड़ने वाला चीज है। ये जो हुक होता है आपका फ्लेक्सिबल होता है, ये चीज याद रखें, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंट जो होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, ये भी चीज याद रखेंगे। फिलामेंट जो होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। पिल्ली और फिम्ब्रीज, भाई मेरे बहुत ही आसान चीज है। पिल्ली और फिम्ब्रीज जो होता है फ्लैजिला से छोटा होता है, शॉर्टर इन साइज, याद रखेंगे, शॉर्टर इन साइज बात करते हैं। पिल्ली और फिम्ब्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। पिल्ली और फिम्ब्री जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। भाई मेरे बहुत ही शानदार चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये जो दोनों है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट करता है, साइटोप्लाज्म से ओरिजिनेट करता है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखने की बात करते हैं तो ये जो होता है ना आपका दोनों के दोनों बॉडीज में पाया जाता है, चाहे वो मोटाइल हो या फिर नॉन मोटाइल हो। यानी कि मोटाइल सेल जो है मोटाइल होता है या फिर नॉन मोटाइल होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। फिम्बर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट होता है। और तीसरी चीज बात करते हैं यहाँ पे क्या, कि ये दोनों के दोनों आपका क्या होता है, स्मॉलर इन साइज देन द फ्लैजिला। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होगी। बात करते हैं पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम दोनों एक ही चीज को बोलते हैं। पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स दोनों अलग अलग वर्ड्स तो हैं, लेकिन है तो एक ही चीज। यानी कि समझने की कोशिश कीजिए, आपके दो नाम, एक घर के नाम एक स्कूल के नाम, बंदा दो नहीं है, राइट। यहाँ पे वही चीज है। पॉलीराइबोसोम्स मतलब कि एक बहुत ज्यादा राइबोसोम्स का नेटवर्क, बहुत ज्यादा राइबोसोम्स। यानी कि समझने की कोशिश की, एक आम भाषा में समझाऊं तो एक धागे में बहुत सारे गुड़िया, गुड़िया ना देखना, माला जो होता है ना, माला गुड़िया वाला, तो गुड़िया जो है वो राइबोसोम्स का काम करता है, ठीक है। गुड़िया जो है राइबोसोम्स का काम करता है, और जो धागा है वो आपका एमआरएनए का। यानी एमआरएनए पे समझ लीजिए एक लाइन है और इसमें जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो मिल जाता है, ये हमारे पास राइबोसोम्स है। तो यहाँ पे बहुत सारा राइबोसोम्स है, नहीं, मेनी राइबोसोम्स ऑन द एमआरएनए। एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स जो देखने को मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स। आप कोशिश करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें तो
समझ में आ जाएगा। mRNA मॉलिक्यूल्स में आपके मेनी आपका एक से ज़्यादा एक नेटवर्क ऑफ आपका अगर राइबोसोम्स देखने को मिल जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीराइबोसोम्स या फिर आपका पॉलीसोम्स। उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब भाई मेरे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इतना छोटा सा तो है नहीं कि आपको समझाया जा सके, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये एक ज़बरदस्त चीज़ है और इसको हमने डिस्कस किया है आपका एक वीडियोस में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि छोटा सा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टर्म नहीं है, ये पूरा का पूरा एक मॉडल है जो डिस्कस किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था एक बंदे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है आपको पता है, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई भी सबस्टेंसेस का जो मूवमेंट होता है, कोई भी सबस्टेंसेस का जो मूवमेंट होता है आपका विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है। और इसी के हमारे पास बात करते हैं आपका ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये सारे के सारे पार्ट इसी के हैं, है ना। यानी कि विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी व्हेन अ सबस्टेंसेस पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट इज सेड टू बी व्हाट, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, शायद कहीं मैंने लिखा होगा ना या नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है आपका एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। यानी कोई भी सबस्टेंस जब पास करेगा एक तरफ से दूसरी तरफ तो वहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है और उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इसी के पार्ट हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है अगर बात करते हैं, डिफ्यूजन की बात सबसे पहले करेंगे तब ऑस्मोसिस की बात करते हैं। डिफ्यूजन का सबसे बेहतर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप समझने की कोशिश करो कि एक जगह पे फिजिक्स केमिस्ट्री के भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आपके एक घर के कोने में क्या होता है ना आपका कि अगरबत्ती जल रहा होता है, दूसरे घर के कोने में अगरबत्ती नहीं जल रहा होता है, लेकिन इसकी सुगंध जो है, इसका जो सुगंध है दूसरे कोने में पहुंच जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है। ये जो डिफ्यूज़न हो, डिफ्यूज़न एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड का भी डिफ्यूज़न होता है, लिक्विड का भी डिफ्यूज़न होता है, गैसेस का भी डिफ्यूज़न होता है। गैसेस के डिफ्यूज़न की बात अगर करते हैं तो हमारे पास देखने को मिल जाता है, हमारे पास क्या यही चीज़ें। सॉलिड के डिफ्यूज़न की बात करते हैं तो चौक के, बचपन के दिनों में चौक ये ब्लैक बोर्ड पे जब चौक से लिखा करते थे और गर्मी की छुट्टी के बाद आया करते तो मिटाते थे तो नहीं मिटता था। यानी कि सॉलिड में सॉलिड आपका डिफ्यूज़ कर गया है, जल्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है ये डिफ्यूज़न है यहाँ पे तीसरे। लिक्विड में लिक्विड का डिफ्यूज़न आपके बहुत अच्छे से देखा होगा, अगर पानी ऊपर से नीचे अगर कर दिया जाए, ऊपर ज़्यादा पानी हो नीचे कम पानी हो तो ऊपर से नीचे की तरफ पानी जाने लगता है, ठीक है। ये चीज़ आपका डिफ्यूज़न है। सेल में डिफरेंस, सेल में बात करते हैं जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी सबस्टेंस पास करता है तो आपका एक परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो यहाँ पे हमारे बोलते हैं क्या आपका डिफ्यूज़न, ठीक है। और डिफ्यूज़न में आपका सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है और गैसेस का भी होता है, यानी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, राइट। लेकिन बात करते हैं वही ऑस्मोसिस में, तो ऑस्मोसिस को सिंपल टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करें तो डिफ्यूज़न ऑफ ये सॉल्वेंट का डिफ्यूज़न अगर हो जाए, वाटर का डिफ्यूज़न हो जाए तो इसको ही हम लोग बोलते हैं आपका क्या, ऑस्मोसिस। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपका यहाँ पे चीज़ें जो भी ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे से, एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन आपका क्या प्लांट्स में देखने को मिल जाता है ये चीज़ें, ऑस्मोसिस। आपका दूसरी चीज़ और जगह पे देखने को मिल जाता है, सेल में जब कोई भी सबस्टेंस एक तरफ से दूसरे तरफ पास करता है तो डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस दोनों देखने को मिल जाता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि डिफ्यूज़न का मकसद जो होता है कि वो चीज़ क्या करना है, एक ये बैलेंस लेवल में कर देना है। इधर ज़्यादा इधर कम है तो इधर से ज़्यादा इधर आएगा और दोनों तब तक आते रहेगा, इधर से तब तक इधर आते रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। लेकिन ऑस्मोसिस का ये, ऑस्मोसिस में भी यही चीज़ें होती है लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। ऑस्मोसिस का मतलब है कि जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें दे देना, नहीं इसका इक्विलाइज करना होता है, उसका वो चीज़ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे वाटर का ऑस्मोसिस होता है, वाटर का डिफ्यूजन होता है, ठीक है, याद रखेंगे चीज़ें। प्राइमरी वॉल, जब सेल वॉल, जब आपका जो कि भी अगर प्लांट्स आपका डेवलप हो रहा होता है तो डेवलप जब हो रहा होता है तो उसमें सबसे पहले जो होता है ना आपका प्राइमरी वॉल आता है। काफ़ी यहाँ पे जो सेल्स होता है डिफ्रेंशिएटेड होते हैं
और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। यानी कि हमारे पास अब बात करेंगे जब सेल वाला स्टडी करेंगे, आपके पास पूरे तरीके से 11th क्लास का पूरा वीडियोस आपका लेक्चर दिया गया है। उसमें हम लोगों ने देखा है कि सेल वॉल आपका कितने टाइप्स के होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होते हैं, टर्शियरी सेल वॉल क्या है, ये सारे चीज़ डिस्कस किया है। यानी कि ये आपका जो डेवलपिंग सेल प्लांट है उसमें आपका जो सेल वॉल होता है उसको प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, प्राइमरी वॉल बोलते हैं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या होता है, फूड वैक्यूल्स क्या होता है? भाई मेरे कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स यानी कि कंट्रैक्ट जिस वैसे वैक्यूल्स जो कंट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है, फूड वैक्यूल्स जो फूड रखता है अपने साथ, और एक सैप वैक्यूल्स जो सैप रखता है। यानी कि हमारे पास वैक्यूल्स की बात करते हैं तो वैक्यूल्स 3 तरह के होते हैं। आपका कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आपकी बात करते हैं, फूड वैक्यूल्स बात करते हैं, और आपका सैप वैक्यूल्स बात करते हैं, राइट। ये तीनों चीज़ें फूड वैक्यूल्स हम लोगों ने देखा है। फूड वैक्यूल्स यानी कि इसमें फूड को कंटेंट रहता है, यानी इसके पास स्टोरेज की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज़ हमारे पास सैप वैक्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ये चीज़ें होती है, यानी कि इसमें हमारे पास सैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। और हमारे पास याद आ रहा है अमीबा वाला, तो अमीबा में हमारे पास जो वैक्यूल्स होता है फूड वैक्यूल्स होता है। बहुत सारे आपके चीज़ों में नहीं भी होता है ये चीज़ें देखने को, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास है। इसका कहीं ना कहीं एक रीज़न सब में हुआ है, सब में एक प्रॉपर्टीज़ है कि सब स्टोर करता है, किसी न किसी सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। स्टोरेज का प्रॉपर्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये फूड वैक्यूल्स हो या कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हो। फूड वैक्यूल्स होता है, फूड वैक्यूल्स आपका एक बाउंड्री के अंदर रहता है और वो चीज़ डाइजेशन उसका वहीं पे हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है, कंट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। दूसरी चीज़ हमारे पास मैट्रिक्स बात करते हैं तो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की चला जाए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाए, या फिर आपका क्या बोलते हैं, आपका प्लास्टिड्स के अंदर चला जाए, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड्स के अंदर चला जाए, यहाँ पे कुछ कुछ आपका फ्लूइड्स होते हैं। इसके अंदर आपका फ्लूइड्स होते हैं जो होमोजेनस होते हैं, होमोजेनस नेचर में होते हैं, डेंस होते हैं, गाढ़े होते हैं। तो इन आपका जो मैट्रिक्स होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं ना, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस कंटेंट होते हैं। ये मैट्रिक्स आपको क्लियर है चीज़ें। आपका क्लोरोप्लास्ट भाई बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट बहुत अच्छे से चीज़ें जानते हैं यहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट आपका बहुत अच्छे से जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्या है भाई? एक आपका प्लास्टिड्स का एक हिस्सा, प्लास्टिड को हम लोग तीन भाग में बांटे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, 3 पार्ट में। क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट जिसमें आपका कलरलेस होता है। क्लोरोप्लास्ट आपका कलरफुल होता है और ल्यूकोप्लास्ट आपके पास कलरलेस होता है। दूसरी चीज़ याद रखने की कोशिश कीजिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। और एक हमारे पास जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें कोई आपका ये चीज़ पिगमेंट नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे, ये चीज़ क्या है। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है ये ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग कलर का, अलग अलग टाइप का होता है। अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखिएगा, यहाँ पे देखने को मिल जाता है एमिलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, 3 टाइप का होता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपके फैट को स्टोर करता है तो इसको बोलते हैं एलेयोप्लास्ट। अगर फैट को स्टोर करता है तो इसको क्या बोलते हैं? एलेयोप्लास्ट। फैट को स्टोर करता है तो इसको बोलते हैं एलेयोप्लास्ट। अब एल्यूरोप्लास्ट क्या होता है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एलेयोप्लास्ट आपके फैट को स्टोर, अगर फैट स्टोरिंग प्लास्टिड्स की बात कर लेते हैं तो ये चीज़ हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। आपका क्या है? आपका एलेयोप्लास्ट। आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग को बात कर लेते हैं तो हमारे पास आपका क्या होता है? एमिलोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग को, और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ है। तो क्लोरोप्लास्ट ही आपका जो चीज़ें होती है क्या करता है? आपके भोजन को, अगर बात करते हैं भोजन को क्या करता है? आपके सिंथेसाइज करता है। यानी कि जो फोटोस ग्रीन आपके ये ग्रीन आपके ये चीज़ जो होते हैं उसमें क्या होता है? ये क्लोरोप्लास्ट होता है। यही क्लोरोप्लास्ट आपके क्या करते हैं? भोजन को सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है ये क्लोरोप्लास्ट। अगर ये क्लोरोप्लास्ट आपके पास नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपके ये लीव्स के पास भोजन बनाने की प्रॉपर्टीज नहीं होती और वो अपना भोजन नहीं बना पाते, ऑटोट्रॉपिक नहीं हो पाते। दूसरी चीज़, इसी क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स होता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जो क्या करता है हमारे पास? इसका काम है आपका टू ट्रैप द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करना है। इस क्लोरोफिल में होता है हमारे पास आपका मैग्नीशियम होता है। इस मैग्नीशियम की वजह से ही आपकी चीज़ों को ट्रैप करने की कोशिश एबिलिटी इसके पास प्रोवाइड होती है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात कर लिया। ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस प्लास्टिड्स होता है। दूसरी चीज बात करते हैं हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपका अदर देन ग्रीन कलर्ड,
अदर देन ग्रीन कलर, इसमें आपके पास जैंथोफिल्स हो जाते हैं, आपके कैरोटीन पिगमेंट्स हो जाते हैं, ये सारे चीज़ें, यानी फैट सॉल्युबल आपका प्रोटीन्स का ये चीज़ हो जाते हैं। ये होता जो होता है हमारे पास फैट सॉल्युबल होता है। और इसी क्रोमोप्लास्ट में आपका कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है, ये क्रोमोप्लास्ट में आपका कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होता है, जिसकी वजह से आपके फ्लावर्स का कलर, आपके फ्रूट्स का कलर, ये सारा चीज़ क्या होता है आपका कलरफुल होता है, अदर देन ग्रीन होता है। ऑरेंज कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है और येलो कलर का होता है। ये सारे के सारे कलर प्रोवाइड करता है ये आपका कैरोटीन, यानी कैरोटिनॉइड क्या है भाई, एक आपका फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है, जिसमें आपका कैरोटीन होता है और जैंथोफिल होता है, और इसके साथ साथ और भी सबस्टांसेस होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के में ये होते हैं। दूसरी चीज़ समझने और समझाने की बात करते हैं तो ग्रेना और थाइलाकॉइड याद आ गया, जिसको हम लोग अभी तक समझने की कोशिश कर रहे थे और यही चीज़ें बात करने की कोशिश कर रहे थे कि ये चीज़ें है क्या, राइट। तो भाई मेरे समझने की कोशिश कीजिए, आप जब क्लोरोप्लास्ट को आप देखोगे, जब आप क्लोरोप्लास्ट को एब्जॉर्ब करोगे तो उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, यानी एक पाइल क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स का एक ढेर देखने को मिल जाता है, राइट। तो ये जो पाइल है ना, ये जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, एक एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड के कलेक्शन से, थाइलाकॉइड का स्टैक से बना होता है हमारे पास एक एक ग्रैनम। इसका सिंगुलर जो होता है ग्रैनम होता है और प्लूरल जो होता है ग्रैना होता है। तो याद करेंगे यहाँ पे कि जो आपका ये चीज़ें जो होती है, अगर ये चीज़ को हटा दिए जाए, ये ग्रैनम लाइक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए। घर में बहुत सारे पिलर है पानी भरे हुए, और जो पिलर होता है ना, मान लीजिए ईंटे से बना हुआ है, तो हर ईंटा एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है सपोज, तो वो हर ईंटा जो है ना आपका क्या है, थाइलाकॉइड है, और आपका जो पिलर है उस पिलर को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रैना। और ये चीज़ अगर हटा दिया जाए ना तो क्लोरोफिल आपका क्लोरोप्लास्ट के पास ये प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी, टू अब्जॉर्ब, टू क्या बोलते हैं, ट्रैप सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी प्लांट से, लिविंग प्लांट, ग्रीन प्लांट से। चीज़ें समझ में आ रही बात। यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास सरकार, यहाँ पे आपके आ जाते हैं अगला पॉइंट हमारे पास, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के बारे में पता है आपको, एक कलेक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। ये सारे के सारे हमारे पास आपको क्या लगता है, एक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, बस यही चीज़ें होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका ये सारा चीज़ सेल ऑर्गेनेल्स होता है, बस नहीं भाई मेरे। इसके अंदर अगर सपोज करो ये हमारे पास सेल है ना, ये हमारे पास सेल है, तो इसके अंदर आपका बहुत सारा जालीनुमा स्ट्रक्चर्स लगा रहता है, जिसमें हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, माइक्रोफिलामेंट्स होता है, और इसी के अंदर, इसी के ऊपर हमारे पास सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपके एम्बेडेड रहते हैं, सारे ये चीज़ पे टंगे रहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो बोलते हैं एक साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है। साइटोस्केलेटन का मतलब समझिए ना, एक साइटो यानी सेल को एक स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसका डिफिनिट शेप हो जाता है। यानी समझ रहे हैं, उसका डिफिनिट शेप होने के पीछे कहीं ना कहीं स्केलेटन सिस्टम यहाँ पे भी इन्वॉल्व है। हमारे बॉडी में भी स्केलेटन सिस्टम इन्वॉल्व है और इसके बॉडी में भी स्केलेटन सिस्टम इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे ये रोल प्ले करती है, राइट। तो साइटोस्केलेटन का मतलब आपको क्या होगा, समझ में आ चुका होगा। नेटवर्क ऑफ, यानी कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड अदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारे चीज़ें। एक्सोनिम सरकार क्या है, एक्सोनिम क्या है, बहुत आसान चीज़ है। हम लोगों ने देखा है आपका सिलिया और फ्लैजिला, तो सिलिया और फ्लैजिला का जो सेंट्रल कोर वाला पार्ट होता है ना, कोर वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोनिम। एक्सोनिम के पास आपके पास बता दूं तो आपके पेरिफेरल रीजन में बात करते हैं तो 9 डबलेट्स होते हैं, और आपके सेंट्रल रीजन में, आपका सेंट्रल रीजन में बात करते हैं तो 2 आपका सिंगलेट होते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पे एक्सोनिम में आपका 9 डबलेट होते हैं, 9 डबलेट्स। ये चीजें क्लियर है भाई। चलिए, सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम आपका एक सेल ऑर्गेनेल्स है, जो जनरली अगर बात करते हैं आम भाषा में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो इसका काम है आपका सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। ये चीज़ें सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, और इसमें हमारे पास दो सिलिंड्रिकल सेंट्रियोल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, 2 सिलिंड्रिकल सेंट्रियोल्स होते हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री पे एक दूसरे के। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। बात करते हैं हब और स्पोक की। हब और स्पोक की बात कर लेते हैं तो ये चीज़ें क्या होती है।
हब और स्पोक की बात कर लेते हैं। नहीं, बहुत ही आसान चीज़ है भाई मेरे, ये चीज़ें सारी चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। सेंट्रल पार्ट ऑफ आपकी बात कर लेते हैं, आपका सेंट्रियोल्स। सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स के सेंट्रल पार्ट को हम लोग बोलते हैं हब और उसके रेडियल पार्ट को बोलते हैं आपका स्पोक। जबरदस्त तरीके से सेंट्रियोल्स के सेंट्रल पार्ट को, प्रॉक्सिमल रीजन के सेंट्रल पार्ट को हम लोग बोलते हैं हब और उसके रेडियल पार्ट को बोलते हैं आपका स्पोक। क्लियर है? हमारे पास बच जाते हैं ये सारे चीजें भी, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सारी चीजें एक साथ सारे डिस्कस करेंगे भाई, विदाउट एनी एडिटिंग सारी चीजें एक साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। सही भाई, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। क्रोमैटिन एक प्रोटीन है। क्रोमैटिन आपको पता है ना, आपको क्रोमैटिन आपको क्या है, प्रोटीन चीजें है जो क्या होता है, इसी से हमारे पास क्रोमोसोम्स बना होता है। याद रखेंगे चीजें। ये आपका जो होता है ना, आपका ये क्या होता है, ये आपको समझाने की कोशिश करूं, कहीं जगह है, कहीं जगह, हाँ यहाँ पे इसको हटा दिया जाता है। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, आपको न्यूक्लियस जब आपका ये चीज़ इंटरफेस में देखने को मिलेगा ना, तो ऐसे ऐसे हमारे पास न्यूक्लियस आपको देखने को, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये आपका वही चीज़ है, क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन फाइबर्स है। और ये क्रोमैटिन फाइबर्स जब कंडेंस्ड होता है तो हमारे पास बनता है क्रोमैटिड्स, और क्रोमैटिड दो क्रोमैटिड्स आपके जब मिलते हैं तो हमारे पास बनता है एक क्रोमोसोम्स। समझ में आई बात? न्यूक्लियोलाई, पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये तीनों का तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से रिलेटेड है। दो तीन चीज हमारे पास देखने को मिलता है। सपोज कीजिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल होता है, याद रखेंगे। तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब समझ में आ रहा होगा, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर वाला जो मेम्ब्रेन, जो उसको मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है ना, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेसेस होता है, इसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होता है? पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? आपका दोनों मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेसवा है ना, ये वाला जो स्पेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और तीसरी चीज हमारे पास बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो भाई मेरे न्यूक्लियस के अंदर जो भी आपका फ्लूइड होता है ना, जो भी फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस प्लाज्मा इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरी चीज हमारे पास बात करते हैं न्यूक्लियोलाई। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर, एक ओवल स्ट्रक्चर होता है, जिसको बात करते हैं ये चीज क्या होता है सर? ये स्ट्रक्चर क्या करता है? राइबोसोम्स का प्रोडक्शन करता है, साइट ऑफ राइबोसोम प्रोडक्शन। ये चीजें जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस आपका इसका सिंगुलर होता है, न्यूक्लियोलाई आपका प्लूरल होता है। ये चीज क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ। न्यूक्लियोलस क्या है, पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, ये सारे चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुकी होगी। हमारे पास ये सारे चीज़ें डाउन हो गए। क्रोमोसोम्स भाई मेरे, जब क्रोमैटिन्स आपका कंडेंस्ड हो जाता है सेल डिवीजन के समय, आप तो यही चीज़ें फॉर्म करता है, ए रड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्रोमोसोम। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है आपके पास? क्रोमोसोम्स। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और ये स्ट्रक्चर क्या करता है? डीएनए को कैरी करता है, जीन्स को कैरी करता है। जिस डीएनए पे आपका जीन्स होता है, ये सारे चीज़ कैरी करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बच्चे से ये माता पिता से बच्चे में लेके आता है ये सारी चीज़ें। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या? क्रोमोसोम्स। ये आपका जेनेटिक ये कॉन्स्टिट्यूशन को कैरी करता है। तीसरी चीज बात का हिस्टोन जो है, हिस्टोन सर आपका एक प्रोटीन है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन में, इंटरफेस में, क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन में आपका उसको कंडेंस करने में एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोन। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रोमेयर क्या है? काइनेटोकोर्स क्या है? मेटासेंट्रिक क्या है? सब मेटासेंट्रिक क्या है? एक्रोसेंट्रिक क्या है? टेलोसेंट्रिक क्या है? और सैटेलाइट क्या है? ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। हमारे पास बात करते हैं सेंट्रोमेयर क्या है। भाई मेरे जरा देखिए, एक जो आपका क्रोमोसोम्स होता है ना, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स आपका एक जगह पे दो क्रोमैटिड से बना होता है। ये आपकी बात करें, यहाँ से अगर डिवाइड कर दे तो हमारे पास यहाँ से अगर डिवाइड कर दे तो एक क्रोमैटिड्स ये हुआ और एक क्रोमैटिड्स ये हुआ।
ठीक है, तो दो क्रोमेटिड से हमारे पास बना होता है, दोनों क्रोमेटिड्स एक तरह का लगता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। जिस जगह पे जुड़ता है, जिस जगह पे जुड़ता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर के दोनों साइड में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस सेंट्रोमेयर के दोनों साइड में आपका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स भाई मेरे मेटासेंट्रिक क्या है, सबसेंट्रिक क्या है, एक्रोसेंट्रिक क्या है, टेलोसेंट्रिक क्या है, ये चारों क्रोमोसोम्स के टाइप हैं। चारों क्या है, क्रोमोसोम्स के टाइप है। आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या है, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्रोमोसोम्स अगर ये ऊपर वाला को अपर आर्म बोल देते हैं, नीचे वाले को लोअर आर्म बोलते हैं, याद रखेंगे। अपर वाले को अपर आर्म बोलते हैं, लोअर वाले को लोअर आर्म। अगर सेंट्रोसोम आपके सेंटर में है, यानी कि दोनों आर्म्स आपका इक्वल साइज के हैं, यानी कि मिडिल में अगर सेंट्रोमेयर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं इसको, मेटासेंट्रिक। सब सेंट्रिक किसको बोलते हैं, जरा देखिए, ये हमारे पास मेटासेंट्रिक है। और दूसरी चीज हमारे पास बात करते हैं, अगर आपके दोनों क्रोमोसोम्स, ठीक है, अगर दोनों आपके आर्म्स में अगर स्लाइटली मिडिल से थोड़ा सा नीचे आपका सेंट्रोमेयर है, अगर स्लाइटली आपका मिडिल से थोड़ा सा नीचे सेंट्रोमेयर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। सेंटर में है, मिडिल में है सेंट्रोमेयर, तो इसको बोलता है मेटासेंट्रिक। मिडिल से थोड़ा सा नीचे है, स्लाइटली अवे है, तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। यानी आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है और टेलोसेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है और टेलोसेंट्रिक। और नीचे की तरफ बात करते हैं थोड़ा सा, कहां पे मिटाऊं, हाँ इसको मिटाता हूं। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा इतना इस तरह से सेंट्रोमेयर अरेंज्ड हो कि दो आर्म्स बने, एक आपका एक्सट्रीमली लार्ज आर्म और एक आपका एक्सट्रीमली स्मॉल आर्म, यानी कि दो बड़े बड़े। यहाँ पे देखने तो थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली अरेंज्ड है, लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत छोटे छोटे आर्म्स है, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, इसको और छोटा बनाते हैं इसको। यानी इस तरह से अगर अरेंज्ड हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ये है आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में क्या होता है, सेंट्रोमेयर्स इस तरह से अरेंज होता है जहां पे दो आर्म्स बनते हैं, एक एक्सट्रीमली लार्ज और एक आपका एक्सट्रीमली स्मॉल। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, आपका एक्रोसेंट्रिक। और एक चीज है हमारे पास टेलोसेंट्रिक, और उसके बाद सैटेलाइट। टेलोसेंट्रिक की बात कर लेते हैं, तो आपको ऊपर दिख रहा होगा, जगह है नहीं यहाँ पे। तो अगर आपके क्रोमोसोम्स के टर्मिनल पे अगर आपका सेंट्रोमेयर है, के टर्मिनल पे अगर आपके पास सेंट्रोमेयर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेलोमेरिक, है ना, टेलोसेंट्रिक। क्या है ये, आपका टेलोसेंट्रिक है। टेलोसेंट्रिक में क्या होता है, एकदम टर्मिनल पे आपका सेंट्रोमेयर होता है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, इस तरह से अरेंज होता है हमारे पास सेंट्रोमेयर की आपका एक एक्सट्रीमली लार्ज आर्म बनता है, एक एक्सट्रीमली स्मॉल आर्म बनता है। मेटासेंट्रिक मिडिल में आपका होता है, और आपका सब मेटासेंट्रिक यानी स्लाइटली लोअर टू द मिडिल, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, आपका ये चीज, ये सेंट्रोमेयर होता है। एक चीज और लास्ट बचा हुआ है हमारे पास, वो है हमारे पास सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में समझने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सैटेलाइट क्या है ये बात करेंगे। अब ये मिटा देता हूँ, सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी नहीं।
ये आपके क्या है, इस तरह से सपोज कीजिए हमारे पास आपका क्या है, ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है, क्रोमोसोम्स है। अब इसमें देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपका यहां पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाता है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिल जाता है हमारे पास क्रोमोसोम्स में। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, सैटेलाइट। यानी सैटेलाइट इज अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को जो मिल जाता है सैटेलाइट पे, ये जो आपका क्रोमोसोम्स पे, इसी को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम या SAT क्रोमोसोम्स। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई। कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। मैं कोशिश करूँगा उन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ है। हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉरएवर। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, व्यस्त रहे। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद।